अर्धचालक तथा अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी। ये एक टेबल है बेटा, ये टेबल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से किसी भी तरीके का कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। दो प्रकार के अर्धचालक हैं, एक एन प्रकार और दूसरा पी प्रकार। ये पीएन संधि हमारे पास में, ये पी और ये एन, इनको अपन एक बैटरी से जोड़ देते हैं। इनको अपन क्या करते हैं, एक बैटरी से जोड़ देते हैं। तो क्योंकि विभवांतर है, दोनों में विभव का अंतर है, उस विभवांतर की वजह से धारा का प्रवाह होगा। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और नए साल की बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। उम्मीद करता हूं ये नया साल तुम्हारे लिए खुशियां लेके आए हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारा जो सपना है वो पूरा हो जाए, वो पल तुम्हारे लिए लेके आए। और बेटा जी, अब वो समय आ चुका है हमें जो जिस वर्ष का हमें इंतजार था कि आखिर वो कौन सा वर्ष आएगा जिस साल में हम डॉक्टर बन रहे होंगे, हमारे नाम के आगे डॉक्टर लगेगा। तो बेटा स्वागत करते हैं 2025 का, इस नए साल का। और इस नए साल में हम इस बात का प्रण लेते हैं, इस बात को मजबूती देते हैं कि हम बहुत ईमानदारी के साथ में मेहनत करेंगे और हमारे लक्ष्य के लिए हर रोज उठेंगे, हर रोज दौड़ेंगे और तब तक नहीं रुकेंगे बेटा जब तक हम लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं पहुंच जाते हैं, मंजिल तक नहीं पहुंच जाते हैं बेटा। तो आज मैं बहुत ही खुशी के साथ अपने फिजिक्स का अंतिम चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं और साल के पहले ही दिन बेटा हमारे फिजिक्स के लेक्चर का जो फर्स्ट डे है, उस दिन हमारा फिजिक्स के सिलेबस का अंतिम चैप्टर होने जा रहा है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं हमारा अंतिम चैप्टर, जिसका नाम है अर्धचालक तथा अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी। क्लियर बेटा। बात करूं तो बहुत आसान आसान सवाल यहां से आ रहे हैं अब तक विगत सालों में, और उम्मीद करता हूं आसान ही सवाल यहां से आएंगे। बाकी सवाल जैसा भी आए हम उन सभी चीजों को कवर करेंगे यहां पर बेटा जी, और सारी चीजें करेंगे अपन। ध्यान से देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में पदार्थों की बात करें तो चालक, अर्धचालक व विद्युतरोधी कुचालकों के मध्य तुलना। सबसे पहले ये एक टेबल है बेटा, ये टेबल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले अपन बात करें चालक, ये मतलब ये सभी पदार्थों की गुणधर्मों के अपन पैरामीटर से कि कौन कौन से पैरामीटर्स पर हम बात करेंगे इसके गुणधर्मों की। तो चालकों की बात करें तो इनकी प्रतिरोधकता बेटा 10 की घात -2 से 10 की घात -8 ओम मीटर, तथा अर्धचालकों की बात करें तो 10 की घात -5 से 10 की घात 6 ओम मीटर, और तथा विद्युतरोधी पदार्थों की बात करें तो बेटा 10 की घात 11 से 10 की घात 19 ओम मीटर होता है। फिर चालकता की बात करें तो चालकों के लिए 10 की घात, चालकता प्रतिरोधकता का उल्टा होता है, इसका अपन क्या ले लेंगे, व्युत्क्रम ले लेंगे तो हमारे पास में चालकता आ जाएगी। और प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा, इन प्रतिरोधों का, चालकों का जो प्रतिरोध ताप गुणांक है बेटा जी वो धनात्मक होता है। और धारा की बात करें तो उसका जो कारण है, मुख्य कारण जो है बेटा वो इलेक्ट्रॉनों की, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी गति के कारण। ऊर्जा बैंड आरेख की बात करें तो यह हमारे पास कंडक्शन बैंड है, ये संयोजी, ये चालकता बैंड है और ये अपन संयोजी बैंड है। इनके बीच में कोई गैप नहीं होता है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु ये है कि चालकों का जो बैंड अपन बनाते हैं बेटा, यहां पर ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बॉन्ड है, बैंड है, इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं यहां पर देखने को मिलता है। साथ में वर्जित ऊर्जा अंतराल की बात करें तो कोई गैप नहीं है, तो ऊर्जा भी 0 के बराबर हो गई है। साथ में उदाहरण बात करें तो प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, कॉपर, एजी, सिल्वर। फिर बात का अर्धचालक, अर्धचालकों की प्रतिरोधकता दी गई है, ये प्रतिरोध चालकता हो गई बेटा। और प्रतिरोध ताप गुणांक की बात करें तो ये ऋणात्मक है। और धारा का जो मुख्य कारण है वो इलेक्ट्रॉन तथा होल के कारण होता है। यहां पर चालकों में धारा बहने का जो कारण था वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण था, और यहां पर बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन तथा होल की अवेलेबिलिटी के कारण होता है। यहां पर एक फॉरबिडन गैप होता है बेटा, जिस कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, चालकता बैंड और संयोजी बैंड के बीच में एक गैप होता है, फॉरबिडन गैप, जिसकी जो ऊर्जा होती है, वर्जित ऊर्जा, वो हमारे पास में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या इससे कम होती है। साथ के साथ उदाहरण की बात करें तो बेटा कैल्वेनोमीटर, सिलिकॉन, गैल्वेनोमीटर, क्या बोलते हैं, सिलिकॉन हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा, हमारे पास में ये कुछ उदाहरण है। और विद्युतरोधी पदार्थों की बात करें तो इनकी जो प्रतिरोधकता है बेटा वो 10 की घात 11 से 10 की घात 19 ओम मीटर होती है, तथा चालकता की बात करें तो 10 की घात -11 से 10 की घात -19 महो प्रति मीटर होता है। साथ में बात करें तो इनके प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है और इनमें कोई धारा नहीं बहती है, ये विद्युतरोधी होते हैं, कुचालक होते हैं।
यहां पर कुचालकों में हमारे पास में ये जो वैलेंस बॉन्ड है और कंडक्शन बैंड है बेटा, इनके बीच में एक बड़ा अंतराल होता है, बड़ा गैप होता है, तो ऊर्जा इनकी जो होती है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होती है। क्लियर। साथ में अपन बात करें लकड़ी, प्लास्टिक, हीरा, अब्रक, ये सभी विद्युत रोधी पदार्थों के उदाहरण है बेटा। तो ये हमने पूरी टेबल पढ़ी है जिसमें इनके गुणधर्म, चालक, अर्धचालक, विद्युत रोधी क्या होते हैं, क्या इनकी चालकता होती है, प्रतिरोधकता क्या होती है, प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, और इनका बैंड आरेख क्या होता है, वर्जित ऊर्जा गुणांक क्या है। फिर बातें उदाहरणों की बात करें तो हमने उदाहरण भी इसके समझे बेटा। तो ले दे के हमारे पास यहां से किसी भी तरीके का कोई भी सवाल पूछा जा सकता है और विगत सालों में पूछे हुए सवाल है। ठीक है बेटा। आगे अपन चलें तो हमारे पास में अब संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक्चुअली में क्या होता है, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ संयोजी बैंड है। अपन जैसे मान लो कि मैं एल्यूमिनियम, कॉपर या सिल्वर में से कोई भी एक चालक उठा लेता हूं, उसका ये यहाँ पर वैलेंसी बैंड होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन पार करके कंडक्शन चालन बैंड की तरफ जाएंगे। तो कितने ये इलेक्ट्रॉन जाते होंगे, इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, तो वो है n बराबर 8 टी की घात 3/2 e की घात माइनस डेल्टा Eg बटा 2 kT। फिर बाद में बात करें अर्धचालकों का वर्गीकरण, तो अर्धचालकों के वर्गीकरण की अगर बात करें बेटा, तो हमारे पास में अपन नेज अर्धचालक और अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक, दो प्रकार से इसका वर्गीकरण करते हैं अपन अर्धचालकों का। और इन अर्धचालकों में सबसे पहले नेज अर्धचालकों की बात करें तो बेटा इनमें कोई, ये एकदम से शुद्ध होते हैं, इनमें अशुद्धि नहीं होती, जैसे गैलियम और सिलिकॉन। यहां पर हमारे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व, ये है इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व बेटा। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व। क्लियर बात, इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व। ये दूसरा है NH, होलों की संख्या का घनत्व कितना है उसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर अशुद्ध की बात करें तो हमारे पास में बेटा दो प्रकार के अर्धचालक हैं, एक N प्रकार और दूसरा P प्रकार। N प्रकार की बात करें तो ये पंच संयोजी अशुद्धि होती है, इनमें कौन सी अशुद्धि होती है, पंच संयोजी, और ये दाता अशुद्धियां होती हैं। कौन सी अशुद्धियां होती है बेटा, दाता अशुद्धियां होती है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या से बहुत ज्यादा होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। क्लियर। यहां पर हम बात करें तो P प्रकार की अर्धचालकों में अशुद्धि जो होती है वो त्रिसंयोजी होती है, और इनके उदाहरण हमें कुछ इस तरीके से दिए गए हैं। साथ में अगर अपन बात करें तो ये ग्राही अशुद्धि होती है, और यहां पर होलों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज्यादा होती है। क्लियर बात। फिर आगे हम चलें बेटा, तो हमारे पास में द्रव्य अनुपाती नियम होता है। द्रव्य अनुपाती नियम क्या कहता है, इंपोर्टेंट है बेटा, ऐसे कैसे पूछा जा सकता है। तो ये हमारे पास में इनका द्रव्य अनुपाती नियम आ चुका है कि Ni² बराबर Ne गुणा NH। क्लियर। और N प्रकार अर्धचालकों के लिए देखिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दाता अशुद्धियों के बराबर होते हैं, तथा यहाँ पर P प्रकार अर्धचालकों के लिए नंबर ऑफ होल ग्राही अशुद्धियों के बराबर होते हैं। क्लियर बात। फिर देखें अपन अर्धचालकों में धारा घनत्व। अर्धचालकों में धारा घनत्व की अगर अपन बात करें बेटा, तो सबसे पहले नेज अर्धचालक है। नेज अर्धचालक में हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व, इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व जो है, इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व जो है बेटा वो बराबर है किसके, होल संख्या घनत्व। होलों की जो संख्या है उसके घनत्व के बराबर है। ठीक है बात। तो यहां पर अपन बोल रहे हैं कि इनकी जो धारा घनत्व है बेटा, धारा घनत्व जिसको अपन J से डिनोट करते हैं, ये बराबर होता है NeVe प्लस VH। ये धारा घनत्व है, धारा घनत्व आ जाएगा J बराबर NeVe प्लस VH। क्लियर बात। फिर इसके बाद में चालकता, चालकता सिग्मा जो कि प्रतिरोधकता की व्युत्क्रम होती है, वो En म्यू E प्लस म्यू H और चालकता होती है ये। क्लियर बात। P टाइप में अगर बात करें बेटा, तो होलों की जो संख्या है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या से बहुत ज्यादा होती है। यहां होलों की जो संख्या है बेटा वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या से बहुत ज्यादा होती है। और यहां धारा घनत्व की अगर मैं बात करूं बेटा, ये हमें दिया गया है धारा घनत्व। धारा घनत्व को अगर अच्छे से देखोगे तो ये होता है ENHVH। क्लियर बात। होलों की जो होलों का जो वेग है अपने पास में, ये NH नंबर ऑफ होल है। क्लियर। और सिग्मा कह दो, चालकता कह दो, या ये प्रतिरोधकता है। ये आ गया हमारे पास में चालकता, और ये है प्रतिरोधकता। क्या आ जाता है बेटा, ये प्रतिरोधकता। क्लियर बात। ये इसका फार्मूला आ जाएगा।
और एन टाइप में बात करें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या से बहुत ज्यादा होती है। तो ये एन टाइप के अपने पास में अर्धचालक हो जाएंगे, जहां पर ये धारा घनत्व ENEVE ये आ जाएगा, और ये हमारे पास में प्रतिरोधकता का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले सारे इंपॉर्टेंट है बेटा, कोई भी सवाल इनसे पूछा जा सकता है, पी टाइप एन टाइप में या नेज अर्धचालक में कुछ भी पूछा जा सकता है, हमें पता होना चाहिए। इनकी शर्तें पूछी जा सकती है, ये शर्तें पूछी जा सकती है बेटा, ये शर्त पूछी जा सकती है। क्लियर बात। फिर आगे हम इनके देखते हैं शुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक में देखें तो बेटा वैलेंस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन भाग के अपने पास में कहा जाते हैं, कंडक्शन बैंड में जाते हैं। ये चालक बैंड है और ये वैलेंस संयोजी बैंड है। ठीक है, तो यहां पर ये कुछ इस तरीके से ये होल क्रिएट होगा और यहां पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, साथ में अपन धारा इलेक्ट्रॉन में होल दोनों के कारण होती है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, शुद्ध अर्धचालक जो है हमारे पास में, जो नेज अर्धचालक है बेटा, इनमें जो धारा का कारण है वो क्या है? धारा का मुख्य कारण क्या है बेटा? धारा का जो मुख्य कारण है वो इलेक्ट्रॉन में होल दोनों के कारण होता है। फिर यहां पर अपन बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ होल है, और आई बराबर धारा इलेक्ट्रॉनों की वजह से प्लस धारा होलों की वजह से। बात क्लियर है? फिर पूर्णतया उदासीन, क्लियर बात, और इलेक्ट्रॉन और होलों की संख्या बराबर है यहां पर। बात क्लियर। फिर देखें अपन एन टाइप जो पंच संयोजी अर्धचालक है या पंच संयोजी अशुद्धि इनमें होती है, ये कुछ इस तरीके से अपन देख रहे हैं, दाता और अशुद्धि स्तर को अपन देख पा रहे हैं। ठीक है, फिर अपन यहां से बात करें तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है बेटा, और ये धनात्मक है और ये दाता आयन है। क्लियर। और यहां पर मुख्यतः इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा का प्रवाह होता है। एन टाइप कह दो या पंच संयोजी अशुद्धि में धारा के प्रवाह का जो मुख्य कारण है वो मुख्यतः इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, और यहां पर होलों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से बहुत कम है, इसलिए अपन कह देंगे कि यहां पर जो मुख्यतः कारण है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। क्लियर बात। और धारा का ये सूत्र हो जाएगा, और बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक होल, यहां पर बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं और अल्पसंख्यक क्या है? होल। बहुत अच्छे से समझ लीजिए बाबा, यहां से सवाल पूछा जाता है यार, सवाल पूछा जाता है कि बताइए पंच संयोजी अशुद्धि में होल और इलेक्ट्रॉनों के बारे में क्या कहोगे? तो इलेक्ट्रॉन तो बहुसंख्यक होते हैं और अल्पसंख्यक क्या होते हैं? हमारे पास में होल होते हैं। तो बेटा यहां पर इलेक्ट्रॉन ना मेजोरिटी है और होलों की क्या है? माइनॉरिटी है। क्लियर बात। फिर पी टाइप या त्रिसंयोजी अशुद्धि की बात कर लें तो ये इसके चित्र हो जाएंगे, ऋणात्मक या ग्राही आयन होंगे, ये कोटर है यहाँ पर, और मुख्यतः होलों के कारण होते हैं क्योंकि यहाँ पर होल ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, होलों की संख्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या से बहुत ज्यादा होती है, और इलेक्ट्रॉन जो धारा है वो सिर्फ होलों की वजह से ही आएगी। और यहाँ पर बहुसंख्यक कोटर या बहुसंख्यक होल है, और अल्पसंख्यक यहाँ पर क्या होते हैं बेटा? यहाँ पर हमारे पास में अल्पसंख्यक के रूप में जो काम में आते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पूछा जा सकता है बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों के बारे में। क्लियर बात। फिर ध्यान से देखिए, आगे हम बात करेंगे बेटा, तो हमारे पास में पीएन संधि साम्य अवस्था की स्थिति में कुछ इस तरीके से दिखेगी। ठीक है, अब यहां से हम बात करें तो हमारे पास में देखिए धारा दो प्रकार की होती है। बेसिकली हमने इसको क्या किया है, इस तरीके से, ये पीएन संधि हमारे पास में, ये पी और ये एन, ये पी टाइप और ये एन टाइप, इनको अपन एक बैटरी से जोड़ देते हैं। इनको अपन क्या करते हैं? एक बैटरी से जोड़ देते हैं। तो क्योंकि विभवांतर है, दोनों में विभव का अंतर है, उस विभवांतर की वजह से धारा का प्रवाह होगा। क्लियर बात। तो धारा का प्रवाह होगा तो विसरण धारा और अपवाह धारा, दो तरीके की धारा होती है। अपवाह धारा की दिशा अगर हमें पूछेंगे तो बेटा अपवाह धारा की बात करें तो इसकी दिशा P से N की तरफ होती है, तथा विसरण की दिशा जो होती है वो N से P की तरफ होती है। ये होल है, और यहां पर हमें दिख रहे हैं ये मुक्त इलेक्ट्रॉन। देखिए इधर P टाइप में होल है और N टाइप में इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं बेटा। यहां पर होल जो है ये देखिए P से N की तरफ इधर धारा होती है, और इधर अपन N से P की तरफ बात करते हैं। और ये विद्युत विभव, और अपने को ग्राफ दिया गया है दूरी के साथ कि विद्युत विभव इधर आ रहे हैं तो कम हो रहा है, इधर आ रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है, और बाद में यहां पर कांस्टेंट हो जा रहा है, और यहां पर भी बाद में क्या हो जा रहा है? कांस्टेंट हो जाता है। क्लियर बात। फिर देखिए विसरण धारा की दिशा P भाग से N भाग की ओर होती है, तथा अपवाह धारा की दिशा जो है बेटा वो N भाग से P भाग की तरफ होती है। और यहां पर अनअभिनति की अवस्था में एक अवस्था है, यहां पर लिखी है कि अनअभिनति की अवस्था जो है बेटा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ये कंडीशन ही इंपॉर्टेंट है कि अनअभिनति की जो अवस्था है उसका सबसे पहले शर्त बताओ। तो जब विसरण धारा और अपवाह धारा दोनों बराबर हो जाती है तो उसे अपन अनअभिनति की अवस्था कहते हैं। और यहां पर संधि बिंदु से कुल धारा शून्य बहेगी। संधि बिंदु पर कुल धारा क्या हो जाएगी? शून्य, क्योंकि
अपवाह धारा और विसरण धारा दोनों विपरीत दिशाओं में है, तो कुल धारा क्या हो जाएगी? शून्य। और संधि पर P भाग के सापेक्ष N भाग उच्च विभव पर होते हैं। क्लियर बात? संधि बिंदु पर बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए, ये हमारे पास में संधि बिंदु है और यहां पर P भाग का विभव देखिए ध्यान से, P भाग के सापेक्ष N भाग का उच्च विभव पर होता है। देखिए ये P भाग और ये N भाग है, N भाग का विभव ज्यादा होता है। क्लियर बात? धनात्मक है। यहां पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रहे थे कि विद्युत चुंबकीय धारा जो अपने पास में विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो प्लस से माइनस की तरफ जाती है, मतलब ये उच्च विभव है और ये निम्न विभव है। क्लियर बात? तो बड़े ध्यान से समझ लीजिए, संधि बिंदु पर P के सापेक्ष N भाग उच्च विभव पर होता है और यह विभवांतर N भाग से P भाग की ओर इलेक्ट्रॉनों की गति को रोकने का प्रयास करता है। ये जो P और N बिंदु के बीच में जो विभवांतर है बेटा, ये प्रवाहित होने वाली धारा को विरोध करता है, या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की गति को रोकने का प्रयास करता है। इस विभवांतर को रोधिका विभव कहते हैं, बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। पूछा जा सकता है कि बैरियर पोटेंशियल क्या होता है? तो बैरियर पोटेंशियल कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान सी बात है। P और N टाइप में जो विभवांतर होता है वो विभवांतर इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध करता है, उनको प्रवाहित होने से रोकता है। इसलिए इस विभवांतर को हम रोधिका विभव कहते हैं, बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। बहुत आसान सी बात है, इसको समझ लीजिए। क्लियर बात? डेफिनेशन ही पूछी जा सकती है। फिर हमारे पास में अभिनति की बात कर रहे थे अपन, तो एक अग्र अभिनति है व दूसरी उत्क्रम अभिनति है। इन दोनों की तुलना कर लेते हैं। ये अग्र अभिनति है, इधर से होल जा रहे हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये होलों का प्रवाह है इधर से, और ये इधर से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। ये हमने बैटरी से जोड़ दिया। यहां पर बात करें तो विभव प्राचीर कम होता है। इधर बात करें तो ये होल इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं। क्लियर बात? और हम कह देंगे देखिए यहां पर बैटरी प्लस से माइनस था और यहां पर ये माइनस से प्लस, उल्टा कर दिया हमने उत्क्रम अभिनति कि बैटरी को इस तरीके से जोड़ दिया हमने कि P से बैटरी का प्लस जुड़ेगा और N से बैटरी का माइनस जुड़ेगा, तो अग्र अभिनति, और माइनस से P जुड़ेगा और प्लस से N जुड़ेगा। ये प्लस आ गया इधर, ये माइनस आ गया, ये इधर प्लस और ये इधर, तो ये अग्र अभिनति हो जाएगी, ये उत्क्रम अभिनति हो जाएगी। यहां पर विभव प्राचीर कम होता है और यहां पर विभव प्राचीर अधिक हो जाता है, और ये अवक्षय परत की चौड़ाई कम होती है यहां पर, और यहां पर अवक्षय परत की चौड़ाई अधिक होती है। साथ में पीएन संधि अल्प प्रतिरोध प्रदान करती है। यहां पर पीएन संधि जो प्रतिरोध प्रदान करती है वो अल्प होता है, बहुत कम होता है। साथ ही यहां पर बात करें तो पीएन संधि उच्च प्रतिरोध प्रदान करती है बेटा, और परिपथ में अग्रधारा बहती है, यहां पर परिपथ में अत्यल्प धारा बहती है। क्लियर? और यहां पर अग्रधारा का कर्म मिली एम्पियर का होता है। यहां पर अग्रधारा का कर्म किसमें होता है? मिली एम्पियर में होता है, और धारा की कोटि गैलेनियम में माइक्रो एम्पियर तथा सिलिकॉन में नैनो एम्पियर होती है। ये माइक्रो एम्पियर है और तथा ये किस क्या होती है? नैनो एम्पियर होती है। और मुख्यतः विसरण धारा बहती है और यहां पर मुख्य धारा अपवहन बहती है। क्लियर बात? ये बहुत बेसिक सी तुलना हमने कर दी है अग्र अभिनति की और उत्क्रम अभिनति की। बैटरी के जोड़ने से हमें पता लग जाएगा, इधर P जंक्शन से प्लस जुड़ेगा, N जंक्शन से माइनस जुड़ेगा, यहां पर P से माइनस और यहां पर N से प्लस जुड़ेगा। तो अपन इस तरीके से अग्र और उत्क्रम अभिनति का डिफरेंस पता कर लेंगे बेटा। फिर साथ में अग्र अभिलाक्षणिक वक्र की बात करें तो ये अग्र अभिलाक्षणिक वक्र दिया गया है, जहां पर ये नी वोल्टेज है, और ये दिया गया है उत्क्रम अभिलाक्षणिक वक्र, जिसमें ब्रेकडाउन वोल्टेज दी गई है, और इसको रिवर्स सैचुरेशन करंट भी कहेंगे अपन। तो अग्र प्रतिरोध के लिए RF जो प्रतिरोध आएगा बेटा वो डेल्टा VF बटा डेल्टा IF बराबर 1000 ओम होता है। इसमें अगर अपन बात करें तो उत्क्रम प्रतिरोध जो है वो 10 की घात 6 ओम हमें मिलता है, और यहां पर वोल्टता के क्रम, नी वोल्टता की क्रम की बात करें तो गैल्वेनियम में 0.3 वोल्ट, सिलिकॉन में 0.7 वोल्ट। और मुख्य बिंदु जो देखिए सामान्यतः है जो हमारे पास में ये अगर बात करें उत्क्रम प्रतिरोध और अग्र प्रतिरोध के अनुपात ले ले तो वो 10 की घात 3 या 1 फॉर गैलेनियम होता है। क्लियर बात? फिर बात करें हमारे पास में आगे, ये देखिए अगर यहां पर अनुपात लेंगे तो ये 10 की घात 4 अनुपात 1 फॉर सिलिकॉन। क्लियर? आगे हम देखें बेटा तो हमारे पास में दो प्रकार के भंजन आ जाते हैं। भंजन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी सवाल पूछ ही लिया जाता है बेटा, ये भी एक इंपॉर्टेंट बिंदु हमारे लिए हो जाता है। तो अब भंजन की बात करें तो बेटा भंजन बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जीनर भंजन और दूसरा होता है एवलांस भंजन।
जीनर भंजन की बात करें तो यहां आवश्यक परत के संयोजी बंध उच्च विभव क्षेत्र के कारण स्वतः टूटकर आवश्यक परत को भंजित करते हैं। बहुत मुख्य बिंदु यहां पर आ चुका है पहले ही परिभाषा का। यह पूछा जा सकता है हमें एग्जाम में कि जीनर भंजन क्या है, या जीनर भंजन में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से टूटते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन स्वतः ही टूटकर आवश्यक परत को भंजित करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सहसंयोजी बंध उच्च विद्युत क्षेत्र के कारण। यह आवश्यक परत के सहसंयोजी बंध, कारण क्या है? सहसंयोजी बंध और उच्च विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन स्वतः ही टूटकर आवश्यक परत को क्या करते हैं? भंजित करते हैं। क्लियर? जबकि यहां बात करें तो यहां आवश्यक परत के सहसंयोजी बंध अत्यल्पसंख्यकों की टक्करों के कारण भंजित होते हैं। यहां पर ये टक्कर की वजह से भंजित होते हैं और ये अल्पसंख्यक उच्च वोल्टा के कारण उत्पन्न हुए उच्च विद्युत क्षेत्र से उच्च गति ऊर्जा पाकर टकराते हैं। क्लियर बात? फिर यह भंजन निम्न परिस्थितियों में होता है। जीनर भंजन की परिस्थितियां क्या है? तो उच्च डोपित पीएन संधि में, पतली आवश्यक परत वाले पीएन संधि में यहां पीएन स्थायी रूप से खराब नहीं होता है तथा डीसी वोल्टा नियंत्रक में जीनर डायोड उपयोग आता है। जीनर डायोड किस में काम आता है? डीसी वोल्टा नियंत्रक के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, पूछा जाता है भैया जीनर डायोड का उपयोग क्या है? जीनर डायोड का उपयोग डीसी वोल्टा नियंत्रक में काम आता है। क्लियर? और यहां पर बात करें तो निम्न डोपित पीएन संधि में, मोटी आवश्यक परत वाले पीएन में, और पीएन स्थायी रूप से नष्ट हो जाता है। यहां पर पीएन स्थायी रूप से नष्ट होता है और यहां पर अस्थायी रूप से नष्ट होता है। तो ये बेसिक से हमने डिफरेंस देखे हैं जीनर भंजन में और एवलांस भंजन में। क्लियर बात? इंपॉर्टेंट बिंदु यह है जीनर डायोड का उपयोग पूछा जा सकता है, इनकी परिभाषा के ऊपर बात की जा सकती है। ठीक है, फिर आगे हम देखें बेटा तो डायोड के अनुप्रयोगों की बात करें तो डायोड कहां कहां काम आते हैं। जीनर डायोड की बात करें तो अभी अभी हमने देखा था वोल्टा नियंत्रक, तो यह उच्च माध्यित पीएन संधि डायोड है। इसको वोल्टता नियामक के रूप में काम में लिया जाता है। इसको वोल्टा नियामक या वोल्टा नियंत्रक के रूप में काम में लिया जाता है। साथ में फोटो डायोड अगला आ चुका है बेटा, क्या? फोटो डायोड। फोटो डायोड की अगर अपन बात करें तो ये प्रकाश संकेतों को संसूचित करने के लिए उत्क्रम अभिनीति में उपयोग किया जाता है। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, प्रकाश संकेतों को संसूचित करने के लिए उत्क्रम अभिनीति में कौन से डायोड को काम में लिया जाता है? तो बेटा उसका एग्जांपल है फोटो डायोड, और ये पूछा गया सवाल है। साथ में एलईडी की बात करें तो ये पीएन संधि जो अग्र अभिनीति में प्रकाश विकिरण उत्सर्जित करती है। पीएन एलईडी का काम क्या है? प्रकाश विकिरण का उत्सर्जन करना है। साथ में सोलर सेल की बात करें तो सूर्य की विकिरणों के प्रभाव के कारण इसका स्वयं का विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। क्लियर बात? सोलर सेल क्या करता है? सूर्य की विकिरणों के प्रभाव के कारण यह स्वयं ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। सोलर सिस्टम पता ही है सबको, घरों में लगे हुए होते हैं, खेतों में भी आजकल लगने लग गए हैं। तो सोलर सेल का काम क्या है? सूर्य विकिरणों के कारण खुद के लिए विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करना। एलईडी का काम है प्रकाश से विकिरण उत्सर्जित करना। फोटो डायोड का काम है प्रकाश से संकेतों को संसूचित करना। साथ ही जीनर डायोड की बात करें तो यह उच्च माध्यित पीएन डायोड है, इनका वोल्टा नियंत्रक के रूप में काम में अपन लेते हैं बेटा। तो आसान सी बात यह भी थी हमारे लिए। फिर आगे हम देखें बेटा तो हमारे पास में ये अर्ध तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी और यहां पर केंद्रीय अंश निष्कासित पूर्ण तरंग दिष्टकारी की बात कर रहे हैं। तो ये कुछ इस तरीके से इनके डायग्राम दिए जाएंगे और इनकी इक्वेशन की बात करें बेटा तो V बराबर VM साइन ओमेगा टी, ये इनकी इक्वेशन आ जाएगी। फिर यहां पर ये हमारे पास में इसमें देखिए दो कुंडलियां लगी हुई है। ये एक प्रतिरोध दिया गया है जिनका विभवांतर हमें V0 दिया गया है। ये इनका चित्र आ जाएगा हमारे पास में, ग्राफ आ जाएगा बेटा। ऐसे ये सारे पूर्ण तरंग दिष्टकारी हमारे पास में देखने को हमें मिल रहे होंगे। इसमें हमने दो डायोड जोड़ दिए हैं। पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए हमने क्या किए हैं? दो डायोड जोड़ दिए हैं, D1 और D2, और ये प्रतिरोध हमने बीच में जोड़ दिया है। क्लियर बात? जिसको अपन लोड प्रतिरोध कह रहे हैं। साथ में यहां पर हमने 4 डायोड जोड़ दिए बेटा। यहां पर कितने डायोड हैं? 4 डायोड जोड़े हुए हैं। ठीक है, फिर आगे हम देखें तो उर्मिका गुणांक की बात करें तो बेटा उर्मिका गुणांक जो होता है वो R बराबर IAC, AC धारा बता DC धारा होता है। और अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए उर्मिका गुणांक का जो मान है वो 1.21 और पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए R का जो मान है बेटा वो 0.48 होता है। साथ में दिष्टकारी दक्षता की बात करें तो N बराबर शक्ति DC दक्ष शक्ति और AC शक्ति का अनुपात है, और ये बराबर है किसके? I स्क्वायर R, और ये आ चुका है हमारे पास में I RMS का स्क्वायर RF प्लस RL। और HWR के लिए जो दक्षता प्रतिशत है बेटा वो 40.6 बटा 1 प्लस RF बटा RL, तथा FWR के लिए N प्रतिशत बराबर
81.2 बटा 1 प्लस आर एफ बटा आर एल होता है। दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कभी भी किसी भी समय सवाल पूछा जा सकता है। फिर आगे हम बात करें तो हमारे पास में बेटा एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आ चुका है, यहां से सवाल पूछने के चांसेस 100% रहते हैं कि सवाल पूछा ही जाएगा। बहुत रेयरली ऐसा कोई पेपर बनता होगा जिसमें फिजिक्स आ रखी हो और उसमें लॉजिक गेट से सवाल नहीं पूछा गया हो। ऐसा बहुत मुश्किल है कि ऐसा होगा, तुम्हें देखने को मिलेगा कि गेट से रिलेटेड सवाल नहीं है। तो अपन यहां पर हर एक का सिंबल लेके आए हैं, हर एक जो गेट है उसका नाम लेके आए हैं, साथ में उनकी ट्रुथ टेबल देखेंगे अपन, साथ में इलेक्ट्रिकल एनालॉग देखेंगे और साथ में अपन इनके सर्किट डायग्राम या प्रैक्टिकल रियलाइजेशन अपन देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले मैं बात करूं बेटा, हमारे पास में आता है और गेट। और गेट बहुत सिंपल है। यहां पर ये कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम दिया गया है, ये इसका इनपुट है, ये निवेश है, ये निवेश है। क्लियर बात, इनपुट है दो ए और बी और आउटपुट हमें मिलता है एक। दो इनपुट होंगे, आउटपुट एक ही मिलेगा। क्लियर, तो ये आउटपुट जो आएगा बेटा वो दोनों इनपुट का सम होगा, योग होगा। क्लियर बात, ये दोनों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। तो यहां पर ए अगर 0 है और बी भी 0 है तो हमें आउटपुट भी 0 ही मिलेगा। ए अगर 0 है, बी किसी भी एक को इनपुट देंगे तब भी हमें आउटपुट मिल जाएगा। किसी भी एक को, यदि दोनों ही जगह इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 है। और दोनों इनपुट में से कोई भी एक इनपुट 1 है तो हमें आउटपुट भी 1 मिलेगा, पक्की बात है। जैसे यहां पर 0 1 है तो 1 1 0 1, और दोनों 1 1 होंगे तब भी आउटपुट कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। क्लियर, तो ये और गेट हो जाएगा। ये इसका हमें इलेक्ट्रिकल एनालॉग दिया गया है बेटा, और साथ में ये हमें इस तरीके से डायोड जुड़ा हुआ दिखेगा। ये तो D1 हो गया और ये D2 हो गया है, इस तरीके का इसका डायग्राम होगा। क्लियर, ये और गेट का डायग्राम होगा, सर्किट डायग्राम। तो यहां से A B और ये हमें इनपुट मिल रहा होगा। साथ में अपन बात करें एंड की, एंड गेट में अगर अपन बात करें तो ये इसका हमारे पास में सिंबल हो जाता है कुछ इस तरीके से ए बी, और यहां पर ये इनपुट हो गए ए बी और आउटपुट हो गया है वाई। यहां पर हम कर रहे हैं गुणन, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। तो 0 0 को गुणा करेंगे 0, 0 1 को गुणा करेंगे तो 0, 1 0 को गुणा करेंगे 0, तो 1 और 1 को गुणा करेंगे तो 1 आएगा। तो यहां पर आउटपुट आने की स्थिति तभी है जब दोनों ही इनपुट 1 हो। दोनों ही इनपुट क्या हो, 1 हो, तभी हमें यहां पर आउटपुट मिल सकता है। ये इलेक्ट्रिकल एनालॉग हो जाएगा। और सर्किट डायग्राम की बात करें तो जो यहां पर एक लाइन खींचते थे वो इसमें लाइन आगे आ जाएगी इस तरीके से। क्लियर बात, ये इसको अपन उल्टा कर देंगे, बहुत बढ़िया। तो ये ए बी, क्लियर बात, और ये हमारे पास में कुछ इस तरीके से आउटपुट आ रहा होगा बेटा। फिर इसके बाद में अपन बात करें नॉट या इन्वर्टर, तो सिंपल सी बात है, नॉट और इन्वर्टर अगर अपन बात करें तो ये हमारे पास में देखिए नॉट गेट है। नॉट गेट की बात करें, नॉट गेट का काम होता है 1 को 0 करना और 0 को 1 करना, इन्वर्ट कर देता है। तो यदि इनपुट तुम 0 दोगे तो आउटपुट 1 मिलेगा, और इनपुट अगर 1 दोगे आउटपुट 0 मिल जाएगा। ये यहां पर घुंडी लगी हुई है पीछे की तरफ, तो जिस भी गेट में तुम्हें पीछे की तरफ या जिस भी डायोड में घुंडी लगी हुई मिलेगी, इसका मतलब यह है कि हमें नॉट या इन्वर्टर के रूप में काम करेगा। तो ये हमारे पास में, इसमें हमने ए बार लगा दी है। बार का मतलब ही होता है 0 को 1 करो और 1 को क्या कर दो, 0 कर दो। क्लियर, ये इनकी टेबल आ जाएगी और ये इलेक्ट्रॉनिकल एनालॉग आ जाएगा। साथ में इनके सर्किट की बात करें तो इस तरीके से हमें सर्किट दिखाई देगा। फिर अपन बात करें नॉर गेट। नॉर गेट का मतलब होता है और प्लस नॉट, और प्लस नॉट। और गेट को नॉट में बदल दिया, मतलब और नॉट का जो कॉम्बिनेशन है, संयोजन है, उसी को अपन नॉर गेट कहते हैं। तो ये ए बी और ये यहां पर हमने क्या लगा दिया, पीछे की तरफ एक घुंडी लगा दी। तो ये और गेट था, ये जो किसमें कन्वर्ट हो गया, नॉट में। इसका मतलब हो गया ए प्लस बी का जो आउटपुट आएगा उसको अपन इन्वर्ट कर देंगे। भाई 0 प्लस 0 0 होता था, तो 0 का इन्वर्टर क्या हो गया, 1 हो गया। फिर यहां पर 0 और 1 को जोड़ते थे तो 1 मिलता था, 1 का इन्वर्टर 0। 1 और 0 को जोड़ने पर 1 मिलता था, 1 का इन्वर्टर 0। 1 1 1 को जोड़ने पर 1 मिलता था, उसका इन्वर्टर क्या आ गया, 0 आ गया। बहुत बेसिक सी बात है, ठीक है। फिर आगे हम चले बेटा, तो हमारे पास में है नैंड गेट। नैंड गेट का मतलब है ये एंड और नॉट दोनों का संयोजन होता है। मतलब ए गुणा बी का जो आउटपुट मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा, उसको इन्वर्ट करना है हमें। कि 0 0 को गुणा करने पर 0 मिलता था, उसको इन्वर्ट कर दिया तो 1 आ गया। 0 1 को गुणा करने पर 0 इन्वर्ट कर दिए 1, 1 गुणा 0 0 इन्वर्ट कर दिए 1, 1 गुणा 1 1 इन्वर्ट कर दिए 0। बहुत बेसिक सी टेबल है। ऐसे ही फिर बात करूं जोर, ये एक्सक्लूसिव और गेट है। ये क्या है, एक्सक्लूसिव और। जहां पर हम बात करें तो ये ए प्लस बी, ये देखिए
सिंपल सी कहानी है कि ए को इन्वर्ट करो, बी के साथ गुणा कर दो, प्लस ए को ऐसे कैसे रखो और बी को इन्वर्ट करके इसके साथ गुणा कर दो। सिंपल सी कहानी कि 0 और 1 है। ध्यान से सुनिए, ए हमने 0 लिया, मैं यहां पर इसको फॉलो करता हूं। 0 है, 0 का इन्वर्टर, 0 का इन्वर्टर, फिर बी, तो 0 का इन्वर्टर 1 और बी ऐसे कैसे 0, इनको गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस ए ऐसे कैसे रखो और बी को इन्वर्ट करो, ए क्या है 0 है और बी क्या है 1 है, इनको गुणा कर दो 0 आ गया। फिर इनको क्या कर दो, जोड़ दो, 0 और 0 को जोड़ दिया तो 0 आ गया। बहुत बढ़िया। आगे 0 है, 0 का इन्वर्टर 1 हो जाएगा और 1 ऐसे कैसे आ जाएगा, तो 1 गुणा 1 1 मिलेगा। और फिर ये हमारे पास में क्या करना, अपने 1 को ऐसे रखना, 0 इसको इन्वर्ट करके 0 कर दो तो 0 आ जाएगा। 1 प्लस 0 1 देखने को मिलेगा। इस तरीके से ये एक्सक्लूसिवली जोर गेट है हमारे पास में। क्लियर बात? तो बहुत अच्छे से हम इस बात को ध्यान रखेंगे, फोकस्ड रहेंगे। ऐसे हमारे पास में एक्सक्लूसिव नॉर गेट है जिसमें ये कुछ इक्वेशन को अपन फॉलो करेंगे। फिर बात करें, हमारे पास में बेटा एक इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है जिसको अपन डी मॉर्गन्स थ्योरम कहते हैं। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहती है कि ए प्लस बी का जो इन्वर्टर है बेटा वो होता है किसके बराबर, ए इन्वर्टर डॉट बी इन्वर्टर। ए इन्वर्टर बी इन्वर्टर जो होता है बेटा वो इन ए इन्वर्टर प्लस बी इन्वर्टर, इसको ऐसे बदल सकते हैं और इसको इस तरीके से बदल सकते हैं। फिर हमारे पास में और गेट की बात कर रहे थे, तो यहां पर a प्लस 0 बराबर a और a प्लस 1 बराबर 1, a प्लस 1 बराबर a। फिर एंड गेट की बात करें तो a गुणा 0 0, ये 1 और ये a, और यहां पर ये नॉट गेट हमारे पास में कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। तो बेटा ये डी मॉर्गन्स प्रमेय है जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है, इंपॉर्टेंट है, हमें पूछा जा सकता है। तो हम बेटा हमने सारी बातें जान ली है और हमारा ये फिजिक्स का सिलेबस यहां पर कंप्लीट हो जाता है। बेटा जाते जाते मैं तुम्हें एक ही बात समझाना चाहूंगा बेटा, देखिए रास्ते में हम चले हैं मंजिल के लिए तो बहुत सारी दिक्कतें भी आती है, रुकावटें भी आती है, लेकिन बेटा बात अगर जो है अंत में वो है पॉजिटिव इंटेंट की। देखिए एग्जाम को क्लियर करना बहुत बड़ा गेम ये नहीं है कि तुम कितना पढ़े हो। बहुत बार बहुत ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे या बहुत हार्डवर्किंग बच्चे जो होते हैं उनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और जनरली हमने देखा है कि जो ठीक ठाक पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कि भाई लगे रहे 15-16 घंटे 20 घंटे पढ़ रहे हैं, बहुत नॉर्मल पढ़ने वाले बच्चे की 7-8 घंटे रोज पढ़ते हैं, कंसिस्टेंट पढ़ते हैं, लगातार पढ़ते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। एक्चुअली में बेटा सिलेक्शन का जो गेम है वो हमारे पॉजिटिव या सकारात्मक मानसिकता पर निर्भर करता है। हम हमारे लक्ष्य को लेकर, हमारी दिनचर्या को लेकर, हमारे जीवन को लेकर हम कितने सकारात्मक है, हमारा माइंडसेट कितना पॉजिटिव है, वो चीजें हमें सजग बनाती है और वही चीजें हमें आगे की तरफ लेकर जाती है बेटा। तो हमेशा माइंडसेट को पॉजिटिव रखो, सकारात्मक विचारधारा रखो। एक सवाल गलत हो गया किसी एग्जाम में, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा पूरा पेपर गलत हो जाएगा। बेटा हो सकता है एक सवाल गलत हो गया लेकिन आगे के 40 सवाल तुम कर रहे हो, यह सकारात्मकता होनी चाहिए। और टेस्ट पेपर दे रहे हो, आजकल वो दौर आ चुका है जब बच्चे टेस्ट रिज्वाइन कर रहे होंगे, टेस्ट दे रहे होंगे, तो बेटा अगर कोई टेस्ट खराब हो गया है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा सिलेक्शन खराब हो जाएगा, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, ये नहीं है बेटा। एक टेस्ट पेपर खराब होना हमारे सिलेक्शन को नहीं रोक सकता। बात है सकारात्मक विचारधारा की, पॉजिटिव इंटेंट की, पॉजिटिव माइंडसेट की। हां मेरा एक पेपर खराब हो गया है, मेरे को सकारात्मक विचारधारा इस तरीके से रखनी है कि ठीक है गलत हो गया तो हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने एग्जाम में बहुत कोशिश करी थी, मेरा 100% देने की कोशिश करी थी कि मेरा पेपर सही हो जाए, मेरा टेस्ट पेपर सही हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, खराब हो गया तो हो गया, लेकिन इस पेपर में जो सवाल आए थे वो अब आगे गलत नहीं होंगे। इस तरीके की पॉजिटिव मानसिकता रखो, इस पॉजिटिव मानसिकता के साथ में ही तैयारी कीजिए बेटा कि किसी टेस्ट पेपर में हमारे सवाल आया और हमसे नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि कल को किसी दूसरे एग्जाम में वो सवाल आ जाए और मैं गलत कर दूं। वो हमारे पॉजिटिव इंटेंट नहीं है। पॉजिटिव इंटेंट ऐसा रखो कि ये सवाल आज इस टेस्ट में गलत हुआ है, आज के बाद ये सवाल जब भी कहीं पर देखने को मिलेगा तो मैं गलत नहीं करूंगा। इस माइंडसेट के साथ पढ़ोगे तो बेटा हमारे इतने सारे टेस्ट पेपर होते हैं, इतने टेस्ट सीरीज चलती है, इतने पेपर बार बार संडे को वीकडेज में भी होते हैं, प्रैक्टिस सीट है,
इतने सवाल है बेटा, ऐसा हो नहीं सकता है कि कोई सवाल एग्जाम में उसके बिना या उसके बाहर से पूछ लिया जाए। इस पॉजिटिव इंटेंट के साथ, इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ो बेटा। नए साल की सभी को हार्दिक बधाइयां हैं। सभी को आने वाले इस साल के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तुम बहुत अच्छा पढ़ो और इस साल तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएं, तुम डॉक्टर बन जाओ, देश सेवा में अपना भागीदारी निभाओ। तो बेटा विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सिलेक्शन के बाद मिलेंगे अपन फिर से, हमारी मुलाकात जरूर होगी बेटा। तब तक के लिए ओके बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।